प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ बातचीत की। द्विपक्षीय हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक और संचार गतिविधियों को मजबूत करेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 12.6% की दर से बढ़ेगा। उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद देहरादून में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार देहरादून पहुंच गए हैं। दोनों ही नेता आज पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य में उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जा सकता है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इससे पहले कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से त्यागपत्र दे दिया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। नए नेता के चुने जाने तक श्री रावत पद पर बने रहेंगे। त्यागपत्र के बारे में श्री रावत ने कहा कि ये पार्टी का संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय है। पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने में जुटे हुए हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 27 तारीख को होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल माजुली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर पी नीरज नयन को नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़े किसी पद पर श्री वीरेंद्र को न नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य आदेश में चुनाव आयोग ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी केजी अरुण राज को तमिलनाडु स्थानांतरित कर दिया है और तत्काल प्रभाव से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। केरल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची तय कर ली है। पार्टी पॉलिट ब्यूरो की मंजूरी के बाद यह सूची आज जारी होगी। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। वरिष्ठ नेता स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। इस बैठक में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पार्टी हाईकमान की सहमति के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्र ने कहा कि कल त्रिशूर में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए तिरुवनंतपुरम से मयूषा। तमिलनाडु में डीएमडीके ने एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने अभी ये नहीं बताया कि उनका दल किसी और गठबंधन में शामिल होगा या अकेले चुनाव लड़ेगा। उधर एआईएडीएमके जीके वासन की तमिल मनेल कांग्रेस को सीटों के आवंटन को अंतिम रूप देने में लगा है। दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन भी अपने सहयोगियों को सीटों के आवंटन पर अंतिम फैसला करने में जुटा है। गठबंधन ने कांग्रेस को 25 और वाम दलों
MDMK और VCK को 6-6 सीटें आवंटित की हैं। मुस्लिम लीग को 3 और MNMK को 2 सीटें दी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से चुनाव प्रचार प्रसारण के लिए आवंटित समय को दोगुना करने का फैसला किया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर राजनीतिक दलों को एक समान 90-90 मिनट का समय दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की 3 दिन की यात्रा पर कल चेन्नई पहुंचे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, राज्य के मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति कोविंद श्रीपुरम वेल्लूर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। कल वे अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई प्रगति पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष कोविड महामारी के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की सराहना की। श्री मोदी और श्री सुगा ने हाल में विशेष कुशल कामगारों के संबंध में सहयोग करने से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया और इस समझौते को जल्द लागू किए जाने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना को भारत जापान द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया और इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए और आशा व्यक्त की कि भारत और जापान सामूहिक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस बारे में दोनों नेताओं ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड समूह में मिलकर काम किए जाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेता समूह के जरिए सार्थक विचार विमर्श जारी रखने पर सहमत भी हुए। श्री मोदी और श्री सुगा अगले वर्ष भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को उपयुक्त तरीके से मनाने पर भी सहमत हुए। समाचार कक्ष से ममता किरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो हम जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैत्री सेतु से अगरतला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का निकटतम भारतीय शहर बन जाएगा। फैनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। बीते वर्षों में यहाँ के बाम्बू प्रोडक्ट के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इस पुल की आधारशिला रखी थी। ये पुल भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को भी बढ़ाएगा। कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं त्रिपुरा में विकसित हो रही हैं, वो दूर दराज के गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ
हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के किसानों और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगरतला आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है। अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड के चौड़ीकरण से अगरतला में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के बारे में 21 विद्वानों की व्याख्या के साथ ग्रंथ की पांडुलिपि का विमोचन किया। ये ग्रंथ 11 खंडों में विभाजित है। इसे धर्मार्थ न्यास ने प्रकाशित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गीता के मंत्र के साथ विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता ने हमें ये सिखाया है कि विश्व और जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। अब देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, अननोन एनिमी था, दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसी स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ने एक बार फिर ये दिखाया है कि वो पूरी दुनिया की प्रगति को तेज कर सकता है तथा मानवता की और अधिक सेवा कर सकता है। उन्होंने कहा कि गीता संपूर्ण विश्व के लिए है और इसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने एक श्लोक का वर्णन करते हुए कहा कि उनके लिए गीता विश्व रूप समान है। अब मैं जब गीता को देखता हूँ तो मेरे लिए ये उस विश्व रूप समान है जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुणाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसि, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो, हर विचार, हर शक्ति के दर्शन कर सकते हो। गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड में नए नेता के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज देहरादून में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का त्यागपत्र मंजूर किया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर वेल्लूर में तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बातचीत की। द्विपक्षीय हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक और संचार गतिविधियों को मजबूत करेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 12.6% की दर से बढ़ेगा। उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में आज से विशेष अभियान। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र ने एक बैठक की अध्यक्षता करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की वर्तमान स्थिति और प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में राज्यों, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीके लगाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने का परामर्श दिया। उन्होंने राज्यों से अगले 3 महीने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा। बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है। देश भर में अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 71,13,801 वे स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दी गई है। इसके अलावा वे स्वास्थ्यकर्मी भी टीकाकरण में शामिल हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 50वें दिन 10,28,911 लोगों को टीके लगाए गए। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन मिलेगी। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कल वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में टीकाकरण की क्षमता को भी 45,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 60,000 प्रतिदिन तक किए जाने की योजना है। इस योजना का नाम आम आदमी निःशुल्क कोविड योजना रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का जिक्र करते हुए श्री सिसोदिया ने कहा कि महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के लिए दिल्ली में अगले साल से महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी और दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे अधिक उम्र के मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी को 103 वर्ष की आयु। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।